जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यदि दोस्तों अब सभी लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए फटाफट अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी उत्तरायण का त्यौहार जो है वो गुजरात में एक विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथकली। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। अगर यहीं पर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यदि कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या की बात करें तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 63 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो 63वीं रैंक है भारत की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए आज़ादी, ऑप्शन बी दी व्हाइट टाइगर, ऑप्शन सी आई एम नो मसीहा या ऑप्शन डी रेत समाधि। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी रेत समाधि जो पुस्तक है वो गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। यहीं पर अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी पुस्तक अरुंधति राय जी द्वारा लिखी गई है। व्हाइट टाइगर के अगर लेखक की बात करें तो अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। आई एम नो मसीहा दोस्तों सोनू सूद जी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन ए विशेष अधिकार, ऑप्शन बी अपीलीय अधिकार या ऑप्शन सी मूल अधिकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो दो राज्यों के बीच विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? ऑप्शन ए मनोज कुमार, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी विनोद खन्ना। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में दिया गया था वो रजनीकांत जी को दिया गया था। अगर हम यहाँ पर 50वां जो दिया गया था यानी 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रक्त अल्पता, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी डेंटल कैरीज। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें
तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज नामक रोग होता है। अगर रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। यदि हम कृष्णा नदी की अन्य परियोजना की बात करें तो इस पर श्रीशैलम, अलमाट्टी बांध, ये अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। अगर झेलम नदी पर बात करें तो उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। यहीं पर अगर सतलज नदी की बात करें तो कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो इस पर सरदार सरोवर बांध परियोजना है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से तांबे का अयस्क है? ऑप्शन ए कैसीटेराइट, ऑप्शन बी कैल्कोसाइट, ऑप्शन सी गैलेना या ऑप्शन डी सिनेबार। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी कैल्कोसाइट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी तांबे के अयस्क का नाम कैल्कोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यशील पूंजी कौन सी है? ऑप्शन ए भवन, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी मशीन या ऑप्शन डी उपकरण। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत धन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी 8 जून को प्रत्येक वर्ष ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं 12 जनवरी की बात की जाए तो इस 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर की अगर बात करें तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस वर्ष ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1940 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए बी सी यानी तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के बिल्कुल सही हैं, यानी 1916 और 1944 और 1940 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था। अगर हम बात करें कि 1916 में तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण दोस्तों 1916 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाया था। और 1944 और 40 की बात करें तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 44 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 178 या ऑप्शन डी 65। तो अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए 61 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी जो अभी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें कि इन पदकों में भारत के गोल्ड कितने हैं तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहीं पर कि 178 पदक जो हैं वो किसने जीते हैं तो ये 178 पदकों के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी जो है 1956 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था, जिसका नाम यदि पूछा जाए तो उसका नाम अप्सरा था, तो यह अप्सरा 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक, अगर बात करें कि दूसरा परमाणु रिएक्टर यानी उसका नाम की अगर बात करें हम तो साइरस नाम का था, वो 1960 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी सिक्किम। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। असम की यदि यहाँ पर हम बात करते हैं तो चाप महोत्सव, सॉरी दोस्तों, चाय महोत्सव, चाय महोत्सव असम में मनाया जाता है। यदि मणिपुर की बात करें तो योसांग महोत्सव मणिपुर में। यदि हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ है? ऑप्शन ए मोदी नगर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बरेली या ऑप्शन डी आगरा। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट जो है वो मथुरा में स्थापित है। यहीं पर अगर मोदी नगर की बात करें तो कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर में है। मथुरा में यदि बात करें तो हाथी अस्पताल जो है दोस्तों वो भी मथुरा में है। तेल शोधन कारखाना भी मथुरा में है। ठीक है, आगरा की अगर बात करें तो आगरा दोस्तों पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यूपी के किस जिले में सबसे कम वन है? ऑप्शन ए भदोई, ऑप्शन बी मैनपुरी, ऑप्शन सी देवरिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी यूपी के भदोई डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी विधि के समक्ष समानता का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में है। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा था कि आर्य एक जाति है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मैक्स मूलर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी मैक्स मूलर द्वारा कहा गया था कि आर्य एक प्रकार की जाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी EWS या ऑप्शन सी GST या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी 101वां संविधान संशोधन जो है वो GST से संबंधित है। यहीं पर अगर EWS की बात की जाए तो 103वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है।
भूमि सुधार की अगर बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 460 किलोमीटर, ऑप्शन बी 725 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1180 किलोमीटर या ऑप्शन डी 1450 किलोमीटर। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर हम बात करें 460 किलोमीटर, ये किस नदी की लंबाई है? तो ब्यास नदी की लंबाई जो है वो 460 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर अगर बात करें तो ये चेनाब नदी की लंबाई है। चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। ब्यास नदी के अगर हम वैदिक कालीन यानी प्राचीन नाम की बात करें तो बिपाशा, बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अश्किनी। सतलज नदी के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो सतुद्री जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी गुजरात। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो जॉयस्टिक एक प्रकार की दोस्तों इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नंदी पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी नंदी पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मानव संसाधनों का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 4वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधनों का विकास हुआ था। अगर बात करें ये योजना कब से कब तक रही थी तो 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 2017 तक, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974 से 4वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और साथ ही दोस्तों याद रखना है आपको, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो ये केवल 4 साल तक चली थी, इसके बाद अनवरत योजना लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कामागाटा मारू क्या था? एक औद्योगिक नगर, एक बंदरगाह या एक पोत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि कामागाटा मारू क्या था तो यह एक पोत था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से सदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी आवेग या ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की, ऑप्शन ई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी वेग, बल, विस्थापन, आवेग ये सब हैं दोस्तों जो ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए साइनोकोबालमिन, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल,
या ऑप्शन डी टेकोफेराल। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो टेकोफेराल होता है। कैल्सीफेराल अगर बात करें ये दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। थायमीन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। साइनोकोबालमिन की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन ए मैग्नोमीटर, ऑप्शन बी जायरोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर या ऑप्शन डी रेन गेज। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी ऑडियोमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों वो ऑडियोमीटर में मापी जाती है। रेन गेज की अगर हम बात करें तो ये रेन गेज दोस्तों, रेन से आप समझ सकते होंगे कि ये वर्षा मापी यंत्र है। ठीक है दोस्तों, जायरोमीटर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए जायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मैग्नोमीटर की अगर बात करें तो इससे गैसों के दाब को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए साल्स, ऑप्शन बी कैरियर, ऑप्शन सी सैमुअल कोल्ट या ऑप्शन डी मार्कोनी। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी सैमुअल कोल्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट द्वारा किया गया था। यहीं पर अगर सॉल्स की बात करें तो टाइपराइटर का आविष्कार साल्स द्वारा किया गया था। कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो एसी का आविष्कार कैरियर ने किया था। मार्कोनी ने दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, नीचे देखो कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारक दिए गए हैं। जैसे मोबाइल के अगर हम आविष्कारक की बात करें, मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर द्वारा किया गया था। सेफ्टी रेजर की अगर बात करें तो जिलेट रेजर ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार दोस्तों टेलर और यंग ने किया था। एक्सरे की अगर हम बात करें तो रॉटजन ने दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट दोस्तों गैस इंजन की अगर हम बात करें तो डैमलर द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। लेजर का आविष्कार दोस्तों पीएच मेगन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट फाउंटेन पेन की अगर हम बात करें तो वाटरमैन ने दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर स्कूटर के हम बात करें तो स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉड शा हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।